चलो, good afternoon everyone. Today we are going to continue with final accounts, partnership final accounts, chapter 2, question number 9. पार्थिव एंड प्रिया, यहाँ पे भी दो ही पार्टनर्स हैं आपके. देखो, पार्थिव और प्रिया का ऊपर कोई भी रेशियो दे रखा नहीं है, तो 1:1 होगा. पीएनएल रेशियो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको रेशियो चेक करने का, उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस रीड करना है और फिर उसके बाद आपको एडजस्टमेंट रीड करनी है और स्टार्ट करना है एडजस्टमेंट से. तो देखो, पार्थिव एंड प्रिया आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. From the trial balance dated 31/3/2017 and adjustment prepare final accounts of partnership firm. डेबिट बैलेंसेस में ड्राइंग्स आपके पास दे रखा है. नेट कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब होता है एडजस्टेड परचेज. एडजस्टेड परचेज जब आपके पास होगा ना, वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और ये सब नहीं दिया होगा. एडजस्टेड परचेज मतलब सब कुछ प्लस माइनस करके दिया होता है. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सब इसमें आ गया. फिर देखो, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि ये सब इसमें दिया हुआ है. ये क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स वाला है, ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट आती है. एक क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड जाता है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में आता है. अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक हो तो उसकी दो इफेक्ट आती है. ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है तो उसकी एक ही इफेक्ट आती है. लेकिन आप खुद सोचो, अगर ट्रेडिंग वाला क्लोजिंग स्टॉक होता ना तो वो क्रेडिट साइड दिया होता, क्योंकि ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आता है. ये क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है ये डेबिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस है तो आप ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड कैसे लिखोगे? और वैसे भी एडजस्टेड परचेज में आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग वाला आ चुका है. ये क्लोजिंग स्टॉक आपका जाएगा एसेट्स में. फिर रिसीवेबल्स मतलब डेटर होता है, याद रखना. वहाँ पे लिख लो, आपको याद नहीं रहेगा. हाँ नहीं, यहाँ ध्यान दो. रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स, डेप्टर्स नहीं डेटर्स. वेजेस और सैलरी मतलब वेजेस है ये. अगर पहले वेजेस लिखा हो तो उसको वेजेस ट्रीट किया जाता है. पहले सैलरी लिखा हो तो उसको सैलरी ट्रीट किया जाता है. सीधे बैठो. ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा? पीएनएल में हमारा जनरल एक्सपेंस है. फिर बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ये सारी की सारी एसेट्स है. पैकिंग मटेरियल स्टॉक, पैकिंग मटेरियल का आपके पास स्टॉक बच गया. स्टॉक मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है. देखो, खाली क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है मतलब वो गुड्स का है. और कोई भी क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट्स होती है. किसी का भी क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ? साल के एंड में जो स्टॉक बच जाता है. तो स्टॉक एक ही प्रकार का नहीं होता ना, स्टॉक अलग अलग स्टॉक्स होते हैं. कोई भी स्टॉक अगर आपके पास बच जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है. और कोई भी क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स होती है. क्यों? क्योंकि वो स्टॉक रह गया जो इस साल में यूज़ नहीं हुआ है, तो उसकी सर्विस फ्यूचर में मिलेगी. इसलिए कोई भी क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? एसेट्स में आता है. इसके बाद कैश बैलेंस हमारी एसेट्स है. फिर आपके पास ओपनिंग बैलेंस पार्थिव और प्रिया का, और ओपनिंग बैलेंस मतलब ओपनिंग कैपिटल कितना है? 24 और 16. सेल्स आपने 2 लाख की कर दी है अभी तक. पेएबल्स, ठीक है, पे करना बाकी है, आपकी लायबिलिटी है. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल, गुड्स बाहर गए हैं, ठीक है. और बैंक ओडी कितना है? 14,000. अब एक अच्छी चीज़ आपको बता दूं, काफ़ी बार क्या होता है कि बैंक लिखा होता है खाली क्रेडिट साइड. क्या लिखा होता है? बैंक लिखा होगा, या खाली बैंक बैलेंस भी लिखा होता है. अब बैंक बैलेंस देखते ही आपको क्या लगता है? पता है वो एसेट्स है. देखो, कैश बैलेंस हमेशा एसेट्स ही होती है. कैश का ओडी नहीं होता, ओवरड्राफ्ट नहीं होता, वो हमेशा एसेट्स ही होगी. लेकिन काफ़ी बार आगे वाले सम्स में या बोर्ड के सम्स में ये लोग जानबूझ के क्रेडिट साइड बैंक बैलेंस लिखते हैं. अब क्रेडिट साइड लिखा हुआ भले ही बैंक बैलेंस है, लेकिन वो बैंक ओडी होता है. ये चीज़ का खास ध्यान रखना. क्रेडिट साइड बैंक बैलेंस लिखा होगा, लेकिन क्रेडिट साइड बैंक बैलेंस होता ही नहीं है. क्रेडिट साइड बैंक ओवरड्राफ्ट ही होता है. मतलब तुमने तुम्हारे अकाउंट से ज़्यादा पैसा निकाला. अब बोलोगे सर अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा कैसे निकलेगा? एक तरह से तुम बैंक से लोन ले रहे हो. बैंक ओडी इज़ अ टाइप ऑफ लोन ओनली, ठीक है. आप बैंक अकाउंट से ज़्यादा पैसा निकालने का मतलब, अगर 50,000 रुपये है और आपने 60,000 अपने अकाउंट से निकाले, ये थोड़ी सब लोग कर सकते हैं. तो ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है आपको. आप एक्स्ट्रा कितना निकाल रहे हो? 10,000, ठीक है. तो बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट की मतलब ओडी की फैसिलिटी दे रखी है. वो एक तरह का लोन होता है और बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा लायबिलिटी होता है. लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि बैंक ओडी की जगह, जैसे साफ साफ बैंक ओडी लिखा है, वहाँ पे बैंक बैलेंस भी लिखा होता है, लेकिन क्रेडिट साइड है कि डेबिट साइड है? डेबिट साइड है तो एसेट्स में जाने दो, क्रेडिट साइड है तो उसको लायबिलिटी में जाने दो. वो बैंक बैलेंस नहीं है, वो बैंक ओडी है. समझ में आया? इसके बाद एडजस्टमेंट पे आ जाओ. प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल.
ठीक है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और 12% ऑन क्या है, ड्राइंग्स। इसके अलावा पार्थिव है विड्रॉन ₹400 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। अब ये एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर हो जाने के बाद मैं हमेशा करवाता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में शॉर्ट सम की एक पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो, पार्थिव ने हर महीने के एंड में 400 रुपये विड्रॉ किए, ठीक है, हर महीने के एंड में सेम अमाउंट, आइडेंटिकल अमाउंट बोलते हैं इसको, सेम अमाउंट, ठीक है। हम जो भी ड्राइंग्स देखते हैं वो पूरे साल की देखते हैं। जैसे ऊपर ड्राइंग्स दे रखी है पार्थिव की, कितनी है, 4800, और हर महीने की एंड में 400 रुपये निकाले जा रहे हैं, तो 400 × 12 करो, तो ये सेम ड्राइंग्स नहीं हो गई। ऊपर 4800 है, ये भी तो 4800 आया, तो ये सेम ड्राइंग ही है भाई। तो तुम बोलोगे सब ऊपर दे रखी थी तो नीचे क्यों दे रखी है? नीचे इन्फॉर्मेशन है। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है? कि वो ड्राइंग्स कब कर रहा है, वो ड्राइंग्स कब कर रहा है, एट द एंड ऑफ द मंथ। अब ये क्यों हम पता कर रहे हैं, जबकि ड्राइंग्स तो आ चुका है 4800, तो हम ड्राइंग्स यहाँ पे 4800 दिखाने वाले हैं वैसे, तो हम ये क्यों उपाधि कर रहे हैं? इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। ये किसके लिए किए जा रही है? हर महीने के एंड में या हर महीने के स्टार्टिंग में लिखा हो या हर महीने के मिड में लिखा हो, 3 कंडीशन होती है। आपको हमेशा ये चेक करने का, अगर इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो, जैसे यहाँ पे दे रखी है, नहीं दे रखी होती, ठीक है, 4800 आप यहाँ दिखा देते, तो फिर इंटरेस्ट की पॉइंट भी नहीं होती। इंटरेस्ट की पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं होता ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए होता है कि आपको ये चेक करना है कि हर महीने अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, एंड में कर रहे हैं, बिगनिंग में कर रहे हैं या मिड में कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो जाती है। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ बाद में। अच्छा, प्रिया की ड्राइंग्स कब हुई है? 1/10 को। प्रिया हैज़ विड्रॉन ऑन 1/10/2000। अब यहाँ पे अमाउंट तो दिया हुआ नहीं है, खाली लिखा है, सिर्फ लिखा है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन है। अब इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी? जो ऑलरेडी आपके पास ड्राइंग्स होगी। प्रिया ने ड्राइंग्स कितने का किया है? 3200 का। तो ये वही 3200 की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो 3200 की बात कर रहे हैं, लेकिन ऊपर लिखा नहीं था ना भाई कि उसने ड्राइंग्स कब की है। तो आप ऐसा मानते हैं कि साल के स्टार्टिंग में हुई होगी ड्राइंग्स, लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन किया है। मेंशन क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इसलिए आपको बताया कि प्रिया ने जो 32 रुपये की ड्राइंग्स की, देखो वो जो पार्थिव की 4800 की ड्राइंग्स थी वो कैसे हुई? हर महीने के एंड में, बिगनिंग होता या एंड होता, निकलता तो 400 ही, हर महीने में 400 आता तो 4800 ही, लेकिन ब्याज का फ़र्क पड़ जाता है ना भाई। आपने ट्यूशन महीने के स्टार्टिंग में ज्वाइन किया और ट्यूशन के एंड में जो मतलब महीने के एंड में ज्वाइन किया, फ़र्क पड़ता है ना, एक महीना कम हो गया, ठीक है। वो तो हम लोग कोर्स फीस लेते हैं, अगर महीने के हिसाब से जैसे पहले चलता था, अगर ऐसा होता तो क्या होता? आप 1 महीना लेट ज्वाइन कर रहे हो तो आप 1 महीने की फ़ीस कम देते। यहाँ पे ब्याज में भी ऐसा ही है, ठीक है। जब एट द बिगनिंग लिखा हुआ है या एट द एंड लिखा हुआ है, बिगनिंग मतलब हर महीने की स्टार्टिंग में, मतलब महीना कवर हो रहा है, और एट द एंड लिखा हुआ है मतलब 1 महीना कम हो जाएगा, पहला महीना तो कवर नहीं होगा ना, ठीक है। वो मैं करके बताता हूँ, वहाँ पे आपको समझा दूंगा। तो प्रिया ने यहाँ पे जो ड्राइंग्स की है 3200 की, वो 1/10 को की है। अब 1/10 को की है, कल मैंने बोला था 1/10 आ जाए मतलब 6 महीने होता है। इसके बाद देखो, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड एंड टोटल ऑफ द सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय ₹2,000। हमारे पास आधा घंटा है, आधे घंटे में सम हो जाएगा, और ये सम आप होमवर्क में करके आना, वीडियो है आपके पास, ठीक है। बाकी कुछ डाउट होता है तो आप कल क्लियर कर सकते हो। देखो, क्रेडिट सेल हमने 10,000 की कर चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई है, रिकॉर्ड करना बाकी है। और टोटल ऑफ द सेल्स बुक का टोटल ओवरकास्ट हो रहा है, ठीक है। इसका भी कहाँ एडजस्टमेंट होता है वो मैं बताता हूँ। इसके बाद देखो, राइट ऑफ एडिशनल बेड डेप्स हो रहा है 2,000 का। एडजस्टमेंट में बेड डेप्स है, मतलब ये बेड डेप्स न्यू है, ठीक है। और 5% BDR भी है। ये BDR भी कहाँ पे है? एडजस्टमेंट में है। बेड डेप्स और BDR एडजस्टमेंट में होता है तो वो न्यू होता है। इसके बाद 4,000 का फर्नीचर ऑब्सोलेट हो गया। ऑब्सोलेट हो गया मतलब राधा यूजलेस हो गया, या उसको बोला जाता है पुराना हो गया, मतलब उसकी वैल्यू 4,000 कम हो गई। तो 4,000 का फर्नीचर ऑब्सोलेट हो गया जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। आप चेक तो करो फर्नीचर था कितने का भाई, क्योंकि आप तो 4,000, आपने क्या बोला? मेरे 4,000 का फर्नीचर ऑब्सोलेट हो गया मतलब पुराना हो गया, तो उसकी वैल्यू
फर्नीचर तो कम नहीं होगा ना, फर्नीचर तो वही है, उसकी वैल्यू 4000 से कम हो गई। पहले फर्नीचर 10,000 का था देखो, तो अब 4000 का कम हो गया, वो 4000 का आपका नुकसान हो गया, बाकी रह गया 6000 का। फिर अ कोर्ट हैज़ फाइनलाइज्ड अ क्लेम ऑफ ₹4,000 फॉर नॉट मीटिंग एग्रीमेंट टू प्रोवाइड गुड्स अ कस्टमर। इसका मतलब क्या हुआ राधा? जल्दी बोलना, नहीं प्रियांशी बोलेगी। कोर्ट ने हमें रीड कर लो, मैंने कितनी बार बोला है अकाउंट्स ऐसे नहीं समझाया जाता, ट्रांसलेशन नहीं चाहिए अपने को उसका मतलब चाहिए। हम कस्टमर को प्रॉपर गुड्स प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो इसके लिए हमें क्लेम ऐसा कहाँ लिखा है प्रॉपर गुड्स नहीं? वाह बोलो। अब एक एक का जब नाम लिया जाएगा तब तुम रीड करोगे क्या? रीड करके रखो, तैयार रहो। हमने हमारे कस्टमर को प्रोवाइड गुड्स ही नहीं किए। प्रोवाइड गुड्स ही नहीं किए, मतलब गुड्स ही हमने उसको दिए नहीं है, इसलिए क्लेम देना है। इसी के लिए क्लेम लेना है। कहाँ से लोगों को क्लेम? वो तुमने तुम्हारे कस्टमर को गुड्स नहीं पहुँचाए तो तुमको क्लेम लेना है। कौन सी दुकान से मिलेगा? लेना नहीं है, देना है। क्लेम देना है। कौन सा क्लेम देना है? मतलब उसका मतलब क्या हुआ? क्लेम देना है तो क्या देगी? पेन देगी? कॉम्पनसेट करना कॉम्पनसेट करेगी किससे? कस्टमर से। अरे तो कस्टमर को क्या देगी? पैसा। पैसा देगी। क्यों देगी? क्योंकि हमने गुड्स ही नहीं पहुंचाए उसके पास। हाँ, उसने, वो भी कोर्ट ने बोला है, नहीं तो हम कहाँ देते। ठीक है, कोर्ट ने क्लेम किया है कि आपने वक्त पर अपने कस्टमर को गुड्स नहीं पहुंचाए, तो कस्टमर ने क्या किया होगा? क्लेम किया होगा, कोर्ट में केस किया होगा। ठीक है भाई, मुझे ये वक्त पे गुड्स नहीं मिले तो मेरा आगे, सपोज कर लो कि मैं भी एक ट्रेडर ही हूँ, मुझे गुड्स आने थे और मुझे वक्त पे पहुँचाने थे यहाँ पे, अब मैं वहाँ पे नहीं पहुँचाया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि इस पार्टी ने किसी और के साथ डील कर ली और इसमें मेरा तो रोल था नहीं, लेकिन वो मुझसे बंधा हुआ था तो वो मुझे ही बोलेगा। तो मैंने आगे वो क्लेम किया कि तेरी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, तूने वक्त पर मुझे गुड्स नहीं पहुंचाए। ठीक है, और कोर्ट ने सामने वाले को ऑर्डर किया, मतलब हमको, क्योंकि यहाँ पे हमारी बात चल रही है, कोर्ट ने, हम बिजनेस है, हम फर्म है, हमने हमारे कस्टमर को समय पे गुड्स नहीं पहुंचाए होंगे तो उसका नुकसान हो गया होगा, उसका जो भी हुआ उसने क्लेम किया होगा, कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया कि आप उसको 4000 की भरपाई करके दो। ठीक है, और ये क्लेम है, मैंने पैसा अभी दिया, क्लेम हमेशा मिलेगा तो भी फ्यूचर में मिलेगा, क्लेम का पैसा आप पे करोगे तो भी फ्यूचर में ही पे करोगे। तो एक तो मेरा नुकसान हो गया और मैं फ्यूचर में पे करूंगा। नुकसान हो गया मतलब एक तरह से मेरा लॉस है ना, तो करंट ईयर का लॉस है तो पीएनएल में जाएगा, लेकिन पैसा पे करना बाकी है। इसके बाद देखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹2000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट, बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। बोला गया है कि आपने वेजेस 2000 पे नहीं किए, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, और आउटस्टैंडिंग वेजेस की इफेक्ट आती है, एक तो वेजेस में ऐड होता है, लेकिन वो वेजेस पे किया नहीं है तो आपकी लायबिलिटी है। लेकिन इन्होंने साफ साफ लिख के दिया है कि आपका जो 2000 रुपये का आउटस्टैंडिंग वेजेस है, मतलब जो वेजेस आपने पे नहीं किया है, वो आपने वेजेस में तो रिकॉर्ड कर दिया है, दो जगह रिकॉर्ड होगा ना, एडजस्टमेंट है तो, एक तो हमारे करंट ईयर का खर्चा है, इसलिए हम ट्रेडिंग में वेजेस, मजदूरी की बात चल रही है, ट्रेडिंग में वेजेस के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, और दूसरी इफेक्ट आनी चाहिए लायबिलिटी में, क्योंकि अभी तक पे किया, लेकिन ट्रेडिंग में वेजेस के साथ जो ऐड होना था वो हो चुका है, सिर्फ लायबिलिटी में दिखाना बाकी है। अब देखो, कम टू द फर्स्ट पॉइंट, उससे पहले हम लोग जो कैपिटल का अमाउंट है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। 1/4/2016 बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 24,000 और 16,000। और यहाँ पे ड्राइंग्स देखो, पहली ड्राइंग जो 4800 की है पार्थिव की, वो हर महीने की एंड में है, तो भाई मैं यहाँ पे डेट कैसे दिखाऊं, इसलिए मैं क्या दिखा दूंगा, 2 ड्राइंग्स पार्थिव की 4800, प्रिया की डेट है, ठीक है ना, 1/10, तो उसकी ड्राइंग्स अलग दिखाओगे क्योंकि डेट अलग है। 1/10/2016 2 ड्राइंग्स
वैसे कल साथ में आई थी क्योंकि डेट एक ही था, आज डेट अलग अलग है तो अलग अलग दिखाओगे, अलग अलग डेट पे दिखाओगे। अब देखो 4 अमाउंट तुमने कॉपी कर दिए, 1 मार्क मिल जाएगा। 4 अमाउंट का 1 मार्क होता है फाइनल अकाउंट्स में, अगर ये चारों कैलकुलेट हो रहे हैं तो। इसके बाद बोला गया है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है। कैलसी उठा लो भाई। अब कैपिटल का कोई पॉइंट नहीं है, सिंपल पॉइंट है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपल सा 24,000 का 8% और 16,000 का 8% निकालो। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी है, उसका ब्याज हमको देना है, तो ये पार्टनर को देना है। लेकिन एक तो देना है, खर्चा है, चलो खर्चा है, लेकिन खर्चा किसको? आम इंसान को देना है, पार्टनर को, तो P&L एप्रो में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P&L एप्रो में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमारे करंट ईयर का खर्चा है कितना 1920 और 16,000 का 8%, ये प्रिया का। ठीक है, टोटल मेरा खर्चा हो गया 3200। ठीक है, टोटल मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा हो गया। लेकिन देखो क्योंकि ये मेरे करंट ईयर का खर्चा था इसलिए मैंने इसको यहां रिकॉर्ड किया है। पे अटेंशन, बुक में क्या है, अब ये मेरे करंट ईयर का खर्चा है इसलिए मैंने इसको यहां रिकॉर्ड किया है, लेकिन इसमें से कुछ भी मैंने पे नहीं किया है। देखो खर्चे की बात हो रही है, जब जब खर्चे की बात हो तो आप ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड चेक करोगे, क्या आपने कुछ खर्चा पे कर दिया है, तो वहां पे चेक करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपके पास ट्रायल बैलेंस में, नहीं है, मतलब हमने कुछ भी पे किया नहीं। लेकिन क्योंकि ये करंट ईयर का है इसलिए यहां रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन पे करना करंट ईयर का है, पे नहीं कर दिया है। यहां लिखने का मतलब पे कर दिया ऐसा नहीं होता, ये करंट ईयर का है, पे कर दिया होता तब भी यहां आता, पे नहीं किया है तब भी यहां आ रहा है। यहां इसलिए आ रहा है क्योंकि ये करंट ईयर का है। ठीक है, लेकिन पे करना इसलिए यहां आएगा। अब सपोज कर लो ये करंट ईयर का है तो हमने यहां रिकॉर्ड कर दिया, और पे भी कर दिया होता तब भी यहां रिकॉर्ड होता, लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। देखो हमारे लिए ये एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस हम पार्टनर को दे रहे हैं, पार्टनर के लिए इनकम है, लेकिन पार्टनर की वो इनकम यहां रिकॉर्ड होती है जो उसको मिलना बाकी है, जो उसको मिलना बाकी है, हमको पे करना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहां तो रिकॉर्ड होगा ही क्योंकि करंट ईयर का खर्चा है, लेकिन अगर वो पे करना बाकी है, हमारी लायबिलिटी है ना, तो यहां आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि ये घुमा फिरा के कहां जाता है? लायबिलिटी में जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, लायबिलिटी में। तो भाई अगर हम पे कर चुके हैं तो फिर और लायबिलिटी क्यों पे कर रहे हो, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज क्यों कर रहे हो? आप जो पे कर चुके हो वो आपकी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पे कर चुके होते हैं ना तो वो यहां नहीं आता, यहां आएगा, तो यहां आएगा। वो 99% केसेस में होता है, लेकिन वो रट्टा है एक। आपको लॉजिकली समझना है तो लॉजिक ये है कि यहां इसलिए आ रहा है क्योंकि करंट ईयर का है और पे करना बाकी है इसलिए यहां आ रहा है। अगर पे कर दिया होता तो यहां आता, यहां नहीं आता। समझ में आया? क्योंकि यहां जो आ रहा है ना वो पार्टनर की इनकम तो है ही, लेकिन अपनी लायबिलिटी होनी चाहिए, उसकी इनकम है और उसको मिल चुकी है, तो दोबारा क्यों दे रहे हो भाई? क्योंकि यहां आने का मतलब हम उसको मिली नहीं, अपने को पे करना बाकी है। इसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की पॉइंट पे आ जाओ। ये अच्छी पॉइंट है, इसका कैलकुलेशन आपको बताना है बैलेंस शीट के बाद। ठीक है, बैलेंस शीट के बाद 5वें पेज पे आपको कैलकुलेशन वर्क दिखाना है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन यहां पे पहले हम लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आराम से पहले आ जाओ पार्थिव पे। ठीक है, परसेंट याद रख लो, 12% है। आप ध्यान से सुनना क्योंकि पॉइंट न्यू है आपके लिए। हर महीने के एंड में, अब इसका एक रट्टा भी है कि हर महीने का एंड जब आता है ना तो आपको देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। आपने जो अभी अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला ना वो भी सिंपल इंटरेस्ट का 7th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला आता था ना, PRN/100, वही है। यहाँ पे भी क्या है, PRN/100। लेकिन जब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना हो इस तरह, आप टोटल ड्राइंग्स नहीं लेते हो, आप 4800 नहीं लोगे, आप मंथली ड्राइंग कितनी हो रही है 400, तो वो 400 आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, पार्थिव का ये 400% कितना है, 12%। और क्योंकि एट द एंड बोला है, क्योंकि एट द एंड बोला है 66/12 आता है। कितना आता है? मैं लॉजिक डीप में आपको बताऊंगा 66/12 क्यों आता है, लेकिन पहले याद रख लो क्योंकि एट द एंड हो तो 66, अगर बिगनिंग होता, महीने की स्टार्टिंग में होता तो 78/12 आता। क्या आता? 78/12।
तो यहाँ पे 66/12 आ रहा है क्योंकि एट द एंड है, 12 कट गया, 0 कट गए, 264 आएगा। तो पार्थिव से हमको ब्याज कितना मिल रहा है? 264। क्योंकि क्या हो रहा है पता है, हर महीने में सेम अमाउंट का ड्राइंग तो हो रहा है, लेकिन आप खुद सोचो, थोड़ा ध्यान से सुनना, आपने हर महीने 400 निकाला है, पार्थिव ने हर महीने 400 लेके गया, लेकिन कब लेके गया? महीने के एंड में। तो पहला महीना ख़त्म हो गया, महीने के एंड में वो महीना यूज़ तो नहीं हुआ, महीने की एंड में 400 रुपया वो लेके गया, तो वो 400 रुपये के ऊपर जो ब्याज देगा ना वो 11 महीने का देगा, क्योंकि एक महीना तो चला गया, ठीक है। तो पहला जो 400 रुपया है उसके लिए वो 11 महीने का ब्याज देगा। अच्छा, दूसरा 400 रुपया कब निकाला उसने? हर महीने के एंड में निकाल रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। उसने 12 महीने तक 400 रुपया निकाला होगा तो ही 4800 आएगा ना, 12 4 48, मतलब हर महीने 400 निकाल रहा है, लेकिन हर महीने में कब निकाल रहा है? एट द एंड। अब पहले महीने के एंड में 400 रुपया निकाल रहा है, तो महीने कितने बचे? 11। तो पहला जो 400 रुपया निकाला उसके ऊपर वो 11 महीने का ब्याज देगा। दूसरा 400 रुपया सेकेंड मंथ के एंड में निकालेगा, बाकी महीने कितने बचे? क्योंकि वो पहला महीना तो था ही नहीं, जो दूसरे 400 रुपये निकाले वो तो दूसरे महीने के एंड में निकाले, उसके लिए तो पहला महीना था नहीं, और दूसरे महीने के भी एंड में, मतलब 2 महीने निकाल दो तो 10 महीने बचे। तो देखो क्या हो रहा है, जो पहला 400 रुपया है, ठीक है, उस पर आप ब्याज पार्थिव से 11 महीने का मिल रहा है, ठीक है, फिर आपको 10 महीने का मिल रहा है, फिर तीसरे 400 पे 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 66 बराबर। अच्छा, इसके साथ में अगर 12 ऐड कर दूं तो 78 हो रहा है, इसके साथ अगर मैं 12 ऐड कर दूं तो 78 हो रहा है। 12 ऐड क्यों करूंगा? अगर आपका बिगनिंग ऑफ द मंथ होता ना, यही एग्जांपल को हम देख लेते हैं कि बिगनिंग ऑफ द मंथ, महीने की स्टार्टिंग में 400, मतलब वो महीना भी यूज हुआ, तो पहला 400 रुपया जो पार्थिव लेके गया होगा, अगर बिगनिंग लिखा होता तो पहला महीना भी यूज होगा, तो पहले 400 के लिए पहले 400 रुपये जो वो लेके जा रहा है उसके लिए वो 12 मंथ्स का ब्याज देगा, तो वो 12, फिर 11, फिर 10, तो 78 आता। तो बिगनिंग ऑफ द मंथ लिखा हो तो 78, ज़्यादा महीने हो गए, एक महीने का ही फर्क पड़ा, ठीक है, लेकिन जब बिगनिंग ऑफ द मंथ लिखा हो, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ लिखा हो, बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग, तो 78, और एंड लिखा हो तो 66/12। और प्रिया का कैलकुलेशन सिंपल ही है, प्रिया के कैलकुलेशन में पूरा अमाउंट साथ में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मंथली वाली स्कीम नहीं है भाई, ठीक है, पूरा 3200 रुपया उसने विड्रॉ किया 12% पे 6 महीने के लिए 190, ठीक है। आ गया दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ आता है, और वो डेट क्या आएगा? अच्छा, यहाँ पे हमने नहीं दिखाया है, 31/3/2017 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1920 एंड 1280, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 31/3/2017 लास्ट डेट ही आएगा सब में, ठीक है। हाल फिलहाल मैं पहले यहाँ दिखा रहा हूँ, ध्यान देना, लेकिन आपको आगे चल के लॉजिक और बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, पहले यहाँ आता है फिर यहाँ आता है, इसका भी फ़र्क पड़ता है, ऐसे सम आएंगे। हाल फिलहाल तो क्या है, दोनों जगह एक ही अमाउंट है, लेकिन मैं फिर भी आपको लॉजिक बता रहा हूँ। देखो, इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खर्चा है, क्योंकि वो हमारा पैसा यूज़ कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और एक बहुत सिंपल सा लॉजिक भी होता है, मतलब रेटाफिकेशन होता है, जहाँ ड्राइंग्स आएगा ना उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, जहाँ कैपिटल होता है ना वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ आया तो यहाँ पे यहाँ आएगा डेबिट साइड, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे डेबिट साइड हुआ तो P&L अप्रो में, लेकिन ये रट्टा है, अगर कुछ ट्विस्टिंग आती है तो ये रट्टा काफ़ी बार काम नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर सम्स में आता है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्थिव एंड प्रिया, पार्थिव का 264 एंड 192 कितना 456। अब मैं फिर से लॉजिक बताता हूँ आपको। लॉजिक ये है कि हमारे लिए इनकम है और करंट ईयर की इनकम है और पार्टनर से मिली है, इसलिए हम P&L अप्रो में दिखाएंगे। इनकम है तो क्रेडिट साइड ही दिखाएंगे। तो ये करंट ईयर की इनकम है तो यहाँ पे तो पूरा ही दिखाना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने क्या बोला, आपने पे कर दिया होता, जितना भी पे कर दिया होता, नहीं किया होता, यहाँ आएगा ही क्योंकि करंट ईयर का है।
उसी तरह यहां पे ये पूरा अमाउंट आता क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम है, लेकिन इस अमाउंट में से अगर ये कुछ पे कर चुके होते तो वो अमाउंट यहां नहीं आता। अब हाल फिलहाल क्या हो रहा है, अभी इस लेवल पे समझोगे भी नहीं क्योंकि वो सम आएगा तभी समझोगे। हर्षा छाया सम नंबर 13, उसमें ऐसे ऐसे जोरदार पॉइंट्स हैं, ठीक है। 1.5-2 घंटा चला जाएगा समझाने में खाली उसको। तो उस सम में ऐसा है, लेकिन लॉजिक यही है। लेकिन अभी से हम लॉजिक बोलते हैं तो आपको समझ में नहीं आता क्योंकि जब तक वो आएगा नहीं तब तक समझने के लिए तैयार नहीं हो तुम लोग। लेकिन लॉजिक, बेसिक लॉजिक यही है। सबसे पहले ही हमारी इनकम है। कोई भी इनकम की बात आती है तो हम ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं कि कुछ मिल तो नहीं चुका है। तो आपने देखा वहाँ पे कुछ भी मिल चुका नहीं है, पूरा का पूरा मिलना। और ये हमारे करंट ईयर की इनकम है तो यहाँ हमने पूरा दिखा दिया, और ये मिलना बाकी है तो यहाँ आता है क्योंकि हमारी एक तरह से एसेट्स है, लॉजिकली एसेट्स हुई ना, मिलना बाकी है। और मिल चुका होता, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर ये मिल चुका होता या कुछ भी अमाउंट मिल चुका होता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का तो हमारी एसेट्स होती। तो जैसे मैंने एक चीज़ आपको क्या समझाई, यहाँ जो है वो पार्टनर की इनकम तो आती है, लेकिन वो इनकम आती है जो हमारी लायबिलिटी है। उसी तरह यहाँ पार्टनर का खर्चा तो आता है, लेकिन वो खर्चा आता है जो हमारी एसेट्स है। अगर वो हमारी एसेट्स नहीं है ना तो वो यहाँ नहीं आएगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ वाला पार्ट एसेट्स वाला पार्ट है, क्रेडिट साइड वाला पार्ट लायबिलिटी का पार्ट है। समझ में आया? और ये नहीं बनता तो कहाँ जाता? एसेट्स में ही जाता ना। ये नहीं बनता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता? 11th में कहाँ दिखाते थे आप? कैपिटल के साथ ऐड करते थे, लेकिन कैपिटल खुद कहाँ जाता था? लायबिलिटी में। समझ में आया? वो बोले मैं कुएं में जंप नहीं मार रहा हूँ, ये जंप मार रहा है, लेकिन मैं इसके साथ बंधा हुआ हूँ। समझ में आया? तो कैपिटल के साथ ऐड होता था, लेकिन कैपिटल खुद लायबिलिटी में आता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लायबिलिटी में ही है। इसके बाद देखो क्रेडिट सेल 10,000 का जो हम कर चुके हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जब आप सेल्स की बात कर रहे हो तो पहले ये तो चेक करो ऑलरेडी कितनी सेल कर चुके हो। तो ऑलरेडी आपके पास 2 लाख की सेल्स है, ये सबसे ऊपर ट्रेडिंग में आता है। सेल्स आपकी 2 लाख की है जो हो चुकी है, और आपने उधार पे सेल्स की जो रिकॉर्ड नहीं की है तो रिकॉर्ड कर दो। और जब आप उधार पे किसी को कुछ भी बेचते हो तो सामने वाला बंदा से आप पैसा मांगते हो, सामने वाला बंदा आपका डेटर है। तो डेटर आपके पास ऑलरेडी है, क्या है ना, रिसीवेबल्स 48,000 ऑलरेडी आपके पास है। अब इसके साथ हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स जो 10,000 है। प्लस अभी नहीं करने का, बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो हमेशा एक चीज़ फाइनल अकाउंट्स के अंदर या एंट्री बनाते वक्त याद रखना, जब कभी अंडरकास्ट ओवरकास्ट लिखा हो ना तो दूसरा अकाउंट सस्पेंस का आता है क्योंकि एंट्री नहीं बनती। एंट्री में एक अकाउंट आपको दिखेगा, दूसरा अकाउंट नहीं दिखेगा। और जब कभी अंडरकास्ट मतलब कम है, ओवरकास्ट मतलब टोटल ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्स बुक का टोटल ओवरकास्ट है कितने से, मतलब सेल्स बुक का टोटल 2,000 से ज़्यादा है, मतलब आपने सेल्स ज़्यादा कर दी होगी। ध्यान से सुनना क्योंकि 11th के लॉजिक क्लियर नहीं होंगे उनको नहीं आएगी चीज़ें समझ में, बिल्कुल नहीं आएगी। फिर भी आप समझ सकते हो तो समझो। देखो पहले तो ये समझो, हम 11th में परचेज को क्या करते थे, डेबिट बैलेंस होता था, ये सबको पता है। सेल्स को क्या करते थे, क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि गुड्स जाते हैं, उसका रीज़न ये है और वहाँ पे गुड्स आते हैं। अब सेल्स होता क्रेडिट है, जब हम सेल करते हैं सेल क्रेडिट होता है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेल्स बुक का टोटल आपने 2,000 से ज़्यादा दिखा दिया है, मतलब आपने सेल ज़्यादा दिखा दी होगी। आपने सेल ज़्यादा दिखा दी होगी मतलब आपने क्रेडिट ज़्यादा कर दिया है, उसको ठीक करना है। आपने ज़्यादा दिखा दिया जबकि हुआ नहीं है, तो आपको कैंसिल करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ता है, अकाउंट्स के अंदर मिटाना नहीं पड़ता है। अकाउंट्स के अंदर होता है कि आपने क्रेडिट ज़्यादा कर दिया तो उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करो, डेबिट ज़्यादा कर दिया तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करो। तो आपने सेल्स ज़्यादा दिखा दी है और सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, मतलब आप क्रेडिट कर चुके हो। उसको कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, आप उसको डेबिट करोगे। तो सेल्स का अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, क्रेडिट किसको करूँ, कुछ नहीं है, दूसरा अकाउंट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है इसलिए आता है
सस्पेंस। अब सस्पेंस को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो इसकी एंट्री क्या बनी, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स मैंने कैंसिल किया इसलिए सेल्स अकाउंट डेबिट। अगर सेल्स इंक्रीज होता तो मैं सेल्स को क्रेडिट ही रखता, लेकिन सेल्स डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हुआ ही नहीं, मैंने ज़्यादा दिखा दिया था, तो उसको कैंसिल करने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अब सस्पेंस क्रेडिट होने का मतलब है वो लायबिलिटी में जाएगा, और सस्पेंस जब जब डेबिट होता है तो वो एसेट्स में जाता है, और कहीं सस्पेंस नहीं जाता। सस्पेंस बाकी के अकाउंट्स में नहीं जाता, सस्पेंस बैलेंस शीट के अंदर ही जाता है। एंट्री के अंदर जो आप एंट्री बनाओगे उसमें सस्पेंस अगर क्रेडिट हुआ तो आप उसको लायबिलिटी में दिखा दोगे, और एंट्री के अंदर सस्पेंस अगर डेबिट हुआ तो आप उसको एसेट्स में दिखा दोगे। तो सस्पेंस यहाँ पे लायबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, कितने से, 2000 से, कितने से। लेकिन एक और भी सस्पेंस आ रहा है आगे चल के, इसलिए हाल फिलहाल मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन तुमको अगर जैसे सम नहीं पता है तो तुम यहाँ पे सस्पेंस 2000 लिखोगे, और दूसरा 2000 रुपये यहाँ से माइनस करोगे। ठीक है, ओवरकास्टेड या रॉन्गली रिकॉर्डेड आप दिखा सकते हो, क्योंकि सेल हुई नहीं है, आपने सेल ज़्यादा दिखा दी थी, तो एक तो यहाँ से माइनस होगा, और यहाँ पे लायबिलिटी में सस्पेंस आएगा, क्योंकि सस्पेंस आपका क्रेडिट हो रहा है तो लायबिलिटी में आएगा। लेकिन आपको अगर सम नहीं पता होगा तो आप सस्पेंस अकाउंट 2000 लिखोगे, लेकिन एक और सस्पेंस आगे चल के 2000 यहाँ पे एसेट साइड में भी आएगा, तो सस्पेंस 2000 कट गया। समझ में आया? क्योंकि हमारे अकाउंट्स के अंदर कोई भी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं होती, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट नहीं होती, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट भी नहीं होती, उसको काट साटना पड़ता है, और दोनों ही कट जा रहे हैं, सेम अमाउंट है इसलिए। इसके बाद देखो, आपको बेड डेप्स में से, बेड डेप्स हो गया है 2000 का। हमेशा याद रखना जो बेड डेप्स का फॉर्मेट होता है यहाँ पे, डेटर्स माइनस बेड डेप्स न्यू माइनस BDR न्यू, ये फॉर्मेट तब बनता है, उससे पहले कुछ भी अगर प्लस माइनस हो रहा है ना, कर दो। नेट डेटर, एक्चुअल डेटर पे फॉर्मेट बनता है। तो आगे की पॉइंट्स भी एक बार चेक कर लो, यहाँ पे कोई पॉइंट्स तो नहीं इफेक्ट कर रही है ना, डेटर में नहीं हो रही है, तो आप ये टोटल कर दो। ये टोटल क्या आ गया, 58,000 में से आप बेड डेप्स न्यू माइनस करो, कितना है 2000, तो आ गया 56,000, और 56,000 का BDR न्यू कितना है 5%, 2800 आएगा। ये माइनस करेंगे तो 53,200। ठीक है, डेटर्स माइनस बेड डेप्स न्यू माइनस BDR न्यू, लेकिन माइनस बेड डेप्स न्यू माइनस BDR न्यू तब बनता है जब कुछ प्लस माइनस हो रहा है, तो हो जाने दो पहले। एक्चुअल डेटर, ये आपके एक्चुअल डेटर नहीं थे, क्योंकि डेटर तो 10,000 के भी हैं ना, डेटर तो आपके 10,000 के हैं जो पहले नहीं दिखाए थे, तो पहले जो फॉर्मेट आप बना रहे थे 48 के साथ बना रहे थे, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सारे डेटर लेने हैं, आपको सारे। ये तो 2000 की इफेक्ट यहाँ पे सस्पेंस की जा रही थी, ये वाली, वो भी वहां जाती तो वो भी माइनस करना पड़ता, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद फॉर्मेट बनता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा फॉर्मेट बनेगा अपना PNL में। PNL में बनता है टू बेड डेप्स ओल्ड, कल मैं ये फॉर्मेट पूछूंगा, कल भी हुआ था, प्लस बेड डेप्स न्यू प्लस BDR न्यू, ठीक है, कल ये फॉर्मेट पूछा जाएगा। अब बेड डेप्स ओल्ड या BDR ओल्ड अगर होगा तो कहाँ होगा, ट्रायल बैलेंस में। चेक करो ट्रायल बैलेंस में बेड डेप्स ओल्ड है, नहीं है, BDR ओल्ड है, वो भी नहीं है, तो इन दोनों में डैश डैश कर दो। बेड डेप्स न्यू 2000 है और BDR न्यू 2800 है, टोटल 4800। ठीक है, अच्छा, यहाँ दिखाएंगे पहले 4800 में से 0 गया तो, और वैसे जिनको अच्छे से आता है फॉर्मेट याद ही रहेगा, भूलोगे नहीं, तो आप खाली ये दो इफेक्ट दिखाओगे ना, प्लस कर दोगे, इन दोनों को चलेगा, टू बेड डेप्स न्यू प्लस BDR। ये तो मैं इसीलिए कंपलसरी लिखवाता हूँ कि आपको फॉर्मेट की आदत हो जाए, बाकी जो यूज़ नहीं हो रहा है और नहीं लिखोगे तो चलता है। जैसे कल वाले सम में अपन ने BDR न्यू नहीं लिखा था यहाँ पे, क्योंकि नहीं था, खाली इतना ही लिखा था, बेड डेप्स न्यू ही खाली माइनस किया था। इसके बाद आ जाओ आप, फर्नीचर 4000 का पुराना हो गया है, जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। फर्नीचर पहले कितने का था, फर्नीचर था 10,000 का। फर्नीचर हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है, फर्नीचर 10,000 का था। ठीक है, ऑब्सोलेट लिख सकते हो, जो वर्ड है वही, कितना 4000 का ऑब्सोलेट हो गया, तो जो बच गया वो, और ये 4000 का बेकार का नुकसान हो गया अपना। ठीक है, टू फर्नीचर ऑब्सोलेट ऐसा ही लिख सकते हो आप। ठीक है, 4000। इसके बाद कोर्ट ने हमको क्लेम किया,
ठीक है, फाइनलाइज किया क्लेम का कि 4000 आपको भर के देना है क्योंकि आपने सामने कस्टमर को समय पे गुड्स नहीं दिए। ठीक है, तो ये एक तो हमारी लायबिलिटी है, एक तो देखो हमारा नुकसान हो गया अननेसेसरी क्योंकि हम समय पे नहीं पहुंच पाए, तो कोर्ट ने हम पे क्लेम किया कि आपको 4000 का भुगतान करना पड़ेगा, तो वो नुकसान यहाँ दिखा दो। ठीक है, 2 लॉस ड्यू टू क्लेम। ठीक है, और ये क्लेम का पैसा पे करना है, क्लेम टू बी पेड कितना 4000। इसके बाद देखो लास्ट वाली पॉइंट ध्यान से सुनना, इसमें क्यों सस्पेंस आ रहा है, क्योंकि देखो हर चीज़ की एंट्री बनती है, हर चीज़ की एंट्री बनती है, एंट्री बिना ये कुछ नहीं होता है, वहाँ पे एंट्री नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस का जो 4000 का अमाउंट है, सॉरी 2000 का अमाउंट है, सबसे पहले क्या है, आप बाकी सब भूल जाओ, वो क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस की एक एंट्री होती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्योंकि वेजेस आपका खर्चा है। सबसे पहले कोई भी चीज़, मैंने क्या बोला, लायबिलिटी बाद में बनती है, पहले वो आपके करंट ईयर का खर्चा होता है, याद रखना, ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक लॉजिक है कि कोई भी लायबिलिटी डायरेक्टली लायबिलिटी नहीं बनती, पहले वो आपके करंट ईयर का खर्चा है जो आपने करंट ईयर में पे नहीं किया, इसलिए वो लायबिलिटी बन जाती है। खर्चा तो है ही लेकिन वो लायबिलिटी बन जाती है। उसी तरह एसेट्स कभी भी डायरेक्टली एसेट्स नहीं बनती, अगर वो आपके करंट ईयर की इनकम है और आपको करंट ईयर में नहीं मिली है तब जाके वो फ्यूचर में मिलेगी और एसेट्स कहलाती है। समझ में आया? तो देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वेजेस पे करना, अब इसको हिंदी में बोलोगे तो तुमको यही वर्ड्स मिलेंगे जो वेजेस पे करना। जैसे ही आप ऐसे बोलोगे पे करना बाकी है, क्वेश्चन आएगा क्यों पे करना बाकी है भाई? क्योंकि करंट ईयर में पे नहीं किया, तो करंट ईयर का खर्चा था और करंट ईयर में पे नहीं किया, तो कब पे करोगे? जो कुछ फ्यूचर में पे करेंगे तो वो हमारी लायबिलिटी है। मतलब करंट ईयर का खर्चा तो है ही लेकिन पे नहीं किया है करंट ईयर में, इसलिए वो लायबिलिटी भी हो गई। तो वेजेस अकाउंट डेबिट खर्चे का नाम और लायबिलिटी का नाम हो गया आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये आपकी एंट्री बन रही है। अब ये एंट्री में क्या बोला गया है इन्होंने कि वेजेस में तो इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया है, देखो ठीक है, आपकी जो एंट्री बनी वेजेस अकाउंट डेबिट मतलब एक वेजेस में रिकॉर्ड होगा, एक लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से रिकॉर्ड होगा। तो वेजेस में तो रिकॉर्ड कर दिया है, कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ है? तो एक आउटस्टैंडिंग वेजेस में रिकॉर्ड करो, लेकिन अब आउटस्टैंडिंग वेजेस में रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री तो अधूरी हो रही है। आपको क्रेडिट वाला मिल गया नाम, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, अब आप डेबिट क्या करोगे? क्योंकि देखो जो डेबिट अगर आप अभी वेजेस कर रहे हो ना तो एंट्री में पोस्टिंग अभी होगी, उसकी पोस्टिंग हो चुकी है। आप जो अभी हो रहा है उसकी एंट्री करते हो। याद रखना, अगर आप लिखते हो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसका मतलब है कैश अभी आ रहा है और सेल अभी हुई। अगर आप बोलते हो कि सर कैश आ चुका था, तो आप कैश अकाउंट डेबिट अभी नहीं लिख सकते हो। समझ में आया? उस जो अभी हो रहा है उसकी एंट्री होती है। वेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड हो चुका है, आप वेजेस अकाउंट डेबिट अभी नहीं लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर फिर वो कब लिखेंगे? भाई लिख चुके हो, क्योंकि वो आ चुका है तो आप वेजेस अकाउंट उस समय डेबिट कर चुके हो। हाँ, आपकी लायबिलिटी अभी क्रिएट हो रही है, ठीक है, आपकी लायबिलिटी अभी क्रिएट हो रही है तो लायबिलिटी लिखेंगे, लेकिन डेबिट क्या करूं? क्योंकि वेजेस में तो रिकॉर्ड हो चुका है। और तुम अगर अभी वेजेस लिखते हो ना, वेजेस अकाउंट डेबिट, तो फिर से तुमको वेजेस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो हो चुका है। क्योंकि तुम एंट्री अगर वेजेस अकाउंट डेबिट बना रहे हो तो उस वेजेस अकाउंट डेबिट के बेसिस पे तुम पोस्टिंग करोगे, और पोस्टिंग तो आप कर चुके हो यहां पे, तो दोबारा हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा। समझे? तो डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है, तो आएगा सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 2000 से, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आया था और यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट 2000 से आ रहा है, दोनों सेम अमाउंट से आ रहा है, कट गए। तो बाकी बचा क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब बोलोगे सर ये सिंगल इफेक्ट आ रही है, सिंगल नहीं आ रही है, यहाँ और वहाँ वाला सस्पेंस आया था जो मैंने काट दिया। आपको चाहिए तो दोनों जगह दिखा दो, लेकिन अकाउंट्स के रूल्स के हिसाब से दोनों जगह सेम नाम सेम अमाउंट के साथ नहीं आ सकते। समझे? अब तुम बोलोगे सर अगर अमाउंट अलग अलग होते तो वहां पे 2000 होता एसेट्स में, यहाँ पे 1600 होता तो काट साट के कहाँ बचता?
400 रुपया बचता तो खाली उधर सस्पेंस 400 दिखाते, दोनों जगह दिखाना नहीं है, सेम नाम नहीं आएगा। सेम नाम आने का मतलब होता है एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का नाम सेम होना, जो कहाँ होता है ऐसा हमने किया है कभी भी? सेम नाम के साथ एंट्री नहीं होती है। चलो ट्रायल बैलेंस हो गया, 2 बज चुके हैं, 5 मिनट रुक जाओ और। अब देखो ड्राइंग्स हमने दिखा दिया, नेट कॉस्ट ऑफ परचेस मतलब वही एडजस्टेड परचेस कितना है? इतनी बोलती जाओ जल्दी। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक, एसेट्स में आएगा कितना? 28,000। फिर जल्दी ट्रेडिंग एक्सपेंस P&L में आएगा कितना? 16,000। फिर बिल्डिंग कितनी? 50,000। फिर ऑफिस इक्विपमेंट्स फर्नीचर जो हो चुका है वो भी बोल एक बार, ताकि हो गया है वो भी हम बोले। ऑफिस इक्विपमेंट कितना? 4,000। फिर पैकिंग मटेरियल का स्टॉक है मतलब क्लोजिंग स्टॉक है तो वो भी यहाँ पे आएगा एसेट्स में। पैकिंग मटेरियल स्टॉक कितना? 4,000। फिर कैश बैलेंस कितना? 2,000। फिर कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल हो गया, सेल्स हो गया है। फिर पेबल्स हमारी लायबिलिटी है, पे करना बाकी है कितना? 30,000। फिर गुड्स बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब एज अ सैंपल तो बच्चों को लगता है एडवर्टीजमेंट है एडवर्टीजमेंट, लेकिन ये एडजस्टमेंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस क्या बोलता है? ट्रायल बैलेंस बोलता है इस ये जो अमाउंट है, ये जो अकाउंट है, इसका इफेक्ट कहां जाएगा? ट्रायल बैलेंस ये पूछता है आपसे। एडजस्टमेंट क्या पूछती है कि कहां कहां जाएगा, इसकी एंट्री क्या बनेगी। एडजस्टमेंट आपको ये बोलती है एंट्री बनाओ। ट्रायल बैलेंस क्या बोलता है पता है? इसका मतलब क्या है, ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ये कहां जाएगा, इसका और क्या मतलब निकलता है वो नहीं सोचना है। जैसे आपने सैंपल दिया तो आपसे पूछेंगे आगे सैंपल दिया तो क्यों दिया, आप बोलोगे एडवर्टीज करने के लिए, तो आप बोलोगे सर एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। वो नहीं पूछा है कि इससे क्या होता है, आपसे ये पूछा है कि ये गुड्स बाहर जा रहे हैं ना, गुड्स आपने सैंपल में दिए तो क्या हो रहा है, गुड्स बाहर जा रहे हैं, गुड्स वाला ट्रांजैक्शन है तो ट्रेडिंग में जाएगा। कहाँ जाएगा? माइनस होगा परचेस में से, ठीक है। तो ये 1,06,000 अंदर दिखाओ, उसमें से गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल कितना? 2,000। ये लो। फिर बैंक ओडी लायबिलिटी है कितना? 14,000। फिर हो गया। वेजेस और सैलरी, वेजेस कितना है? देखो इसमें इफेक्ट आ चुकी थी लेकिन ये रिकॉर्ड होना तो बाकी है ना, ठीक है। एडजस्टमेंट जो प्लस होना था वो इसमें आ चुका है। कितना है? चलो चेक करो जल्दी जल्दी, ये माइनस करो पहले, प्लस करो। 2,08, ठीक है। ये साइड ज़्यादा है ना, 2,08,000, ये 2,08,000, 2,08,000 में से 1,14 माइनस करो, 90। ये आ गया आपका जीपी, ये कहाँ ले जाओगे? P&L में। बाय जीपी यहाँ पे लिखना, ट्रांसफर्ड टू P&L, यहाँ पे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग कितना? 94। अब दोनों साइड में से कौन सा टोटल ज़्यादा है? देखो क्रेडिट साइड 94 दिख ही रहा है, डेबिट साइड कितना कम है? 65। ये एनपी आ गया, ट्रांसफर्ड टू P&L अप्रूव। यहाँ पे दिखाओगे बाय एनपी ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L 65,200। टोटल करो 65,6 में से 3,200 माइनस करो 62। ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। पार्थिव एंड प्रिया कोई रेशियो नहीं है तो आधा आधा, 31228, 31228, ये 31228, 31228 बाय डीपी डिविजिबल प्रॉफिट 31/3/2017। क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा आएगा। जल्दी जल्दी, 24,000 है, ये 24,000 है। इसका पार्थिव का 57,148 और इसका 57,148 में से ये माइनस करो
520884 फिर 48508 में से ये माइनस करो। हाँ वाह वाह, 48,000 में से माइनस करेंगे तो कम होगा। 63 कैसे आएगा? 4516। ये आ गया आपका पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर का इतना पैसा फर्म में से निकलता है। पार्थिव एंड प्रिया 52084 और 45116 97 दोनों साइड टैली होना चाहिए। करो। वन फोर 7200 1,47,200 आया दोनों तरफ। चेक कर लो कैमरा मैन।